जय हिंद बच्चों। आज हम सब इस वीडियो में प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों के बारे में चर्चा करेंगे। मतलब प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं कि प्राचीन भारत में जो विदेशी आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण किए, उनके आक्रमण करने का क्रम क्या था। तो आपको बता दें कि प्राचीन काल में भारत पर जो विदेशी आक्रमणकारी आक्रमण किए, उनके आक्रमण करने का दो क्रम था। पहला मौर्य साम्राज्य से पहले, मतलब कुछ ऐसे विदेशी आक्रमणकारी आक्रमण किया भारत पर प्राचीन काल में जो मौर्य साम्राज्य से पहले, मतलब मौर्य वंश की स्थापना से पहले, और कुछ विदेशी आक्रमणकारी जिसने भारत पर आक्रमण किया वह मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद। मतलब प्राचीन काल में जो विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण किया, उनके आक्रमण करने का दो चरण था। पहला मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पूर्व, दूसरा मौर्य साम्राज्य की स्थापना के बाद। तो इस वीडियो में हम लोग मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पूर्व जो विदेशी आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण किया उसके बारे में चर्चा करेंगे, और अगले वीडियो में हम लोग मौर्य साम्राज्य के बाद भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों के आक्रमण के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं मौर्य साम्राज्य से पूर्व, मतलब मौर्य वंश की स्थापना के पूर्व भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी। तो इस क्रम में भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाला जो विदेशी था वह था पारसी। पारसी को हम ईरानी के नाम से भी जानते हैं। मतलब भारत पर सबसे पहले ईरानियों का आक्रमण हुआ था, और ईरानी आक्रमण का जो नेता था उसका नाम था साइरस। साइरस को हम कुरूस के नाम से भी जानते हैं। ईरानी आक्रमण का नेता साइरस को हम कुरूस के नाम से भी जानते हैं। और कुरूस हखामनी वंश के संस्थापक थे। कुरूस मकराना के रास्ते भारत पर आक्रमण किया था, लेकिन इसका आक्रमण सफल नहीं हुआ। भारत में यह किसी प्रदेश को जीत न सका। कुरूस के बाद की बात करें तो कुरूस के बाद डेरियस, जिसे दारा प्रथम के नाम से भी जानते हैं, दारा प्रथम का भारत पर आक्रमण हुआ। यह आक्रमण 519 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था, और डेरियस, जिसे दारा प्रथम के नाम से जानते हैं, यह सिंधु प्रदेश, मतलब सिंध राज्य को जीत लिया था। और डेरियस प्रथम के बाद जो तीसरा आक्रमण हुआ वह था छहयास का। और छहयास के आक्रमण की विशेषता थी कि इसकी सेना में बहुत बड़ी संख्या में भारतीय सिपाही थे। अब मन में एक प्रश्न होगा कि ईरानियों ने भारत पर आक्रमण किया, तो भारत पर ईरानियों के आक्रमण का क्या प्रभाव था। ईरानी आक्रमणकारी जो भारत पर आए, तो भारत पर आने से उनको क्या फायदा हुआ। तो ईरानियों के भारत पर आक्रमण करने का कुछ अनेक सारे प्रभाव पड़े। पहला कि बाल धोने की परंपरा, मतलब ईरानियों में एक परंपरा थी कि बाल धोने का उत्सव मनाते थे। तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य भी बाल धोने की परंपरा प्रारंभ किया था आगे चलकर। दूसरा, स्त्री अंगरक्षक रखने की परंपरा। ईरानियों के आक्रमण से ही हमारे भारत में स्त्री अंगरक्षक, स्त्री बॉडीगार्ड रखने की परंपरा प्रारंभ हुई। और मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जो बॉडीगार्ड था वह महिला हुआ करती थी। उसके बाद साम्राज्य को क्षत्रप में, मतलब राज्य में बांटने की परंपरा भारतीय शासकों ने ईरानियों से सीखा। उसके बाद खरोष्टी लिपि, जिसे दाएं से बाएं लिखी जाती थी, तो खरोष्टी लिपि का विकास प्रारंभ ईरानियों के आक्रमण से हुआ। उसके बाद अग्नि जलाने की परंपरा, अपने महल में
पवित्र स्थान को पवित्र करने के लिए अग्नि जलाने की परंपरा भारत में ईरानियों से सीखा। उसके बाद सेना में भारा के सिपाही, युद्ध के समय बड़ी संख्या में सैनिकों की जरूरत होती है, तो आकस्मिक भारा के सैनिक या सिपाही बहाली करने की परंपरा भारत ने ईरानियों से सीखा। उसके बाद चांदी के सिक्का जारी करने की परंपरा, चांदी के सिक्का जारी करने की परंपरा या चलाने की परंपरा भारत ने ईरानियों से सीखा। उसके बाद भारत में आने के जल मार्ग, सिंधु नदी के माध्यम से भारत में आने के जल मार्ग का पता ईरानियों के आक्रमण से हुआ। उसके बाद अभिलेख लिखवाने की, भारत में अभिलेख लिखवाने वाला पहला राजा अशोक था, तो अभिलेख लिखवाने की परंपरा, पत्थर को चिकना करने की परंपरा भारत ने ईरानियों से सीखा। तो ये ईरानी संस्कृति का हमारे भारत पर प्रभाव पड़ा। अब ईरानी के बाद दूसरा जो भारत पर आक्रमण होता है विदेशी का, वो होता है यूनानी, या इसको मकदुनियाई भी कहते हैं। मतलब मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पूर्व सबसे पहले ईरानी का आक्रमण हुआ और ईरानियों के बाद यूनानी का। क्योंकि यूनानी आक्रमण के नेता सिकंदर थे और सिकंदर मकदुनिया के निवासी थे, उनका जन्म मकदुनिया में हुआ था। उनके पिता फिलिप मकदुनिया के शासक थे, इसलिए यूनानी आक्रमण को हम मकदुनियाई आक्रमण के नाम से जानते हैं। मन में प्रश्न होगा कि ये जो ईरानी या यूनानी भारत पर आक्रमण किए, इसके आक्रमण के पीछे वजह क्या था, आखिर कारण क्या था कि आक्रमण कर दिया? तो एक ही कारण ले सकते हैं कि ये लोग उत्तर पश्चिम सीमा से, चाहे ईरानी हो, चाहे यूनानी हो, या हिंद यूनानी, पहलव, शक या कुषाण हो, सारे उत्तर पश्चिम सीमा से ही भारत में प्रवेश किया। क्योंकि उत्तर से तो हिमालय पर्वतमाला है, जो बर्फ से ढकी हुई पहाड़ी है, आना संभव था नहीं। पूरब से बंगाल की खाड़ी है, नाव का विकास नहीं हुआ था, संभव नहीं था पाना। दक्षिण में हिंद महासागर है, उधर से प्रवेश करना संभव था नहीं। पश्चिम में अरब सागर है, वहां से आना संभव था नहीं। तो उत्तर पश्चिम सीमा पर न तो वहां समुद्र थी और न हिमालय पर्वतमाला थी, खाली थी। और ऐसी कोई शक्ति नहीं थी, ऐसा कोई शासक नहीं था जो उन विदेशियों का, चाहे वह यूनानी हो या ईरानी हो, मुकाबला कर सके। तो राजनीतिक दृष्टिकोण से उत्तर पश्चिम सीमा पर किसी शक्तिशाली राजा का न होना, राजनीतिक एकीकरण का अभाव भारत में आक्रमण का कारण बना। तो सिकंदर उत्तर पश्चिम सीमा पर आक्रमण किया और सिकंदर के आक्रमण के समय भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर 24 राज्य थे। इन 24 राज्य में अस्पेसियन, गौड़ी, मीसा, पुष्करावती, तक्षशिला, अभिसार, पोरस, गंधारिश, अद्रिज, कठ, भगल, सौभूति, सीबी, शूद्रक, मालव, छत्री, शूद्र, मुशिक, पोस्थ, शांब, पटल, अम्बष्ट। इसमें दो ज्यादा महत्वपूर्ण है, तक्षशिला और पोरस का राज्य। सिकंदर भारत के में जब प्रवेश किया तो इतने राज्यों में से किसी राज्य ने, किसी राजा ने सिकंदर का विरोध नहीं किया। इन राज्यों में जो सबसे ताकतवर था, सबसे शक्तिशाली था, वह तक्षशिला, जो वर्तमान समय में पाकिस्तान के रावलपिंडी जिला में पड़ता है। तक्षशिला, यहां का राजा था आम्भी, जो इन सभी राज्यों में सबसे ताकतवर था। यह सिकंदर से लड़ा नहीं, बल्कि सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर लिया। आम्भी को देखा देखी बाकी जितने भी राज्य थे, पोरस को छोड़कर जितने भी राज्य थे, इन सभी राज्यों ने सिकंदर की अधीनता को क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। तो आक्रमण के समय उत्तर पश्चिम सीमा पर किसी राजा ने सिकंदर का विरोध नहीं किया, बड़ी आसानी से प्रवेश कर गया। हाँ, एक पोरस, इसको छोटा पोरस भी, पोरस ने सिकंदर का पूरा विरोध किया। पोरस का राज्य चेनाब और झेलम नदी के बीच पड़ता था। पोरस का जो राज्य था वह चेनाब और झेलम नदी के बीच था। यह मन में एक प्रश्न होगा कि पोरस का जो राज्य है वर्तमान में कहां पड़ता है? तो वर्तमान समय में गुजरात और शाहपुर के बीच पड़ता है।
तो पोरस ने इसका विरोध किया। कहा जाता है सिकंदर और पोरस के बीच झेलम नदी के किनारे घमासान युद्ध हुआ था। इस युद्ध में पोरस हार गए, सिकंदर जीत गया। पोरस को सिकंदर की सैनिकों ने बंदी बना लिया और सिकंदर के सामने पेश किया गया। सिकंदर ने पोरस से प्रश्न किया था कि बताओ तुम्हारे साथ क्या बर्ताव किया जाए। पोरस ने बड़ी दंभपूर्वक उत्तर दिया कि एक जीते हुए राजा पराजित राजा के साथ जैसा बर्ताव करता है वैसा ही बर्ताव करो। सिकंदर पोरस के इस उत्तर से बड़ा खुश हुआ, बड़ी प्रसन्न हुआ। उन्होंने एक नीति बताई कि शेर कभी शेर का शिकार नहीं करता, कि अभी तक जितने सबने लड़ा किसी ने हमसे लड़ने का साहस ही नहीं किया, सबने तो हमारी अधीनता स्वीकार कर लिया। तो पहले शासक हो जिसने हमारे सामने खड़ा होने का साहस किया। सिकंदर ने क्या कर लिया, पोरस से मित्रता कर ली और पोरस के जीते हुए राज्य को वापस कर दिया। मतलब सिकंदर जब भारत की सीमा में प्रवेश किया तो केवल एक ही राज्य, एक ही राजा जिसका नाम था पोरस, जिसका राज्य चेनाब और झेलम नदी के बीच था, उसने विरोध किया। सिकंदर और पोरस के बीच जो युद्ध हुआ उस युद्ध को हम हाइडस्पेस का युद्ध, मतलब झेलम नदी को यूनानी भाषा में हाइडस्पेस कहते हैं। हाइडस्पेस का युद्ध या बितस्ता का, क्योंकि झेलम का प्राचीन नाम है बितस्ता, बितस्ता का युद्ध या हाइडस्पेस के युद्ध के नाम से जानते हैं। अब सिकंदर भारत में प्रवेश करता है तो थोड़ा सा दो शब्द सिकंदर के बारे में जान ले। सिकंदर का परिचय, तो सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था, मकदूनिया में हुआ था। इनके पिता का नाम फिलिप, माता का नाम था ओलंपिया, इनकी पत्नी रेक्सोना। कहा जाता है जब सिकंदर 20 वर्ष के थे तो इनके पिता की मृत्यु हो गई। मतलब सिकंदर के पिता फिलिप की मृत्यु 336 ईसा पूर्व में हुई और पिता के मरने के बाद 20 वर्ष की उम्र में, मतलब 336 ईसा पूर्व में सिकंदर मकदूनिया का शासक बना। और मकदूनिया का शासक बनने के बाद इन्होंने अपने पिता फिलिप के अधूरे स्वप्न को पूरा करने के लिए 331 ईसा पूर्व में विश्व विजय के अभियान की योजना बनाई। योजना 33 में बनाई और 331 में विश्व विजय की यात्रा पर निकल पड़ा। मतलब विश्व जीतने की सपना सिकंदर की नहीं थी बल्कि सिकंदर के पिता की थी, लेकिन उनका वह ख्वाब पूरा हो ना सका। असामयिक उनकी हत्या कर दी गई, उनकी मृत्यु हो गई। तो अपने पिता के ख्वाहिश को, इच्छा को पूरा करने के लिए सिकंदर राजा बनने के बाद एक विशाल सेना का गठन किया, एक सेना को कुशल बना दिया। 333 में योजना बनाई और प्रशिक्षित 12,000 सैनिकों के साथ 331 ईसा पूर्व में अपने विश्व विजय के लिए निकल पड़ा। आगे बढ़ते बढ़ते 327 ईसा पूर्व में सिकंदर काबुल घाटी को जीता और काबुल घाटी को जीतने के बाद भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई। काबुल घाटी जीतने के बाद निकाई नामक नगर में पहुंचा। काबुल घाटी के बाद निकाई पड़ता है, वर्तमान में यह पाकिस्तान में स्थित है। निकाई नामक नगर में पहुंचा और निकाई नामक नगर में पहुंचने के बाद सिकंदर अपने सेना को दो भागों में बांट देते हैं। उनके मन में आया कि अगर एक ही साथ सभी सेना चलेगा तो संख्या ज्यादा हो जाएगा, अगर किसी ने घेर लिया तो सब मारे जाएंगे। तो निकाई नगर में सिकंदर अपनी सेना को दो गुट में बांट दिया। सेना के एक गुट का नेतृत्व स्वयं करने लगा और स्थल मार्ग से भारत में प्रवेश किया और दूसरे भाग का नेतृत्व हिपेस्टियन और पेरिडिक्का, इनका दो सेनापति था, इन दोनों को दे दिया और यह दोनों जल मार्ग के माध्यम से आगे बढ़ा। कहा जाता है कि नीसा नामक नगर में जब सिकंदर पहुंचा तो इन्हें पता चला कि हमारा सेना का दूसरा जो गुट था जो जल मार्ग से आ रहा है वह भारत में प्रवेश कर गया। सिकंदर स्थल मार्ग से आया और गया भी स्थल मार्ग से। सिकंदर मार्च 326 ईसा पूर्व में भारत में प्रवेश किया। भारत के राजाओं को अपनी अधीनता स्वीकार कराया। 19 माह तक सिकंदर भारत में रहा। सिकंदर के सेनापति का नाम था सेल्यूकस निकेटर और जल सेनापति का नाम था नियार्कस।
सिकंदर का प्रिय घोड़ा का नाम था बुकाफेला, उसकी मृत्यु हो गई। तो जम्मू कश्मीर एक हजारा जिला है, उसी गांव में एक बुकाफेला नामक नगर की स्थापना भी किया था, जहां सिकंदर की सेना घोड़ा मरी थी। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया, विद्रोह कर दिया था। विद्रोह के दो तीन कारण थे। पहला कि घर से निकले हुए बहुत देर हो गई थी, बहुत वर्ष लंबी अवधि बीत गई थी, अपने बीवी बच्चों का याद आ रहा था, मौसम साथ नहीं दे रहा था, और पोरस की वीरता को देखकर सिकंदर की सेना घबरा गई थी। और अगला कारण था कि मगध में सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक घनानंद था, जो बड़ा ही वीर और क्रूर भी था। तो सैनिकों के मन में यह भय हो गई थी कि पोरस जो छोटा राज्य था, इतना वीरता से सामना किया, अगर घनानंद से हमारी टक्कर होगी तो शायद हम लोग बचेंगे या मारे जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो जलवायु प्रतिकूल थी, घर की याद सता रही थी, घनानंद का मन में भय हो गया था। इन कारणों से सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। फिर भी सैनिकों के विरोध के बावजूद भी सिकंदर भारत में प्रवेश करता है। तो भारत में जब प्रवेश किया, भारत की सीमा में जब प्रवेश किया, तो अस्पृश्योई नामक एक जाति था जो सिकंदर का सबसे पहले विरोध किया था। सिकंदर ने इस अस्पृश्योई जातियों का बड़ी क्रूरता तरीके से दमन किया और आगे की ओर बढ़ा। लेकिन जब सिकंदर की सेना ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया, सिकंदर का प्रिय घोड़ा बुकाफेला की मृत्यु हो गई, तो सिकंदर ने ब्यास नदी के पश्चिमी किनारे पर मिट्टी का 5 थूहा बनाया, ऊंचा टीला बनाया और अपने राज्य की सीमा का वहां पर निशान लगा दिया, और वहीं से क्या हो गए, वापस लौट गए। और भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर अपने द्वारा जीते गए क्षेत्र का रक्षक अपने सेनापति सेलुकस निकेटर को बना दिया और यहां से चला गया। अब मन में एक प्रश्न होगा कि सिकंदर भारत पर जब आक्रमण किया तो भारत पर सिकंदर के आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा। तो आक्रमण के कुछ लाभदायक प्रभाव भी पड़े, कुछ हानिकारक प्रभाव भी पड़े, क्योंकि प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होता है। तो सिकंदर के आक्रमण के पहले हम राजनीतिक प्रभाव की चर्चा करें तो सबसे पहले बात चल दे कि भारत के उत्तर पश्चिम सीमा के खोखलेपन की जानकारी मिल गई। दूसरा, भारत के राजाओं के परंपरागत हथियार की कमजोरी का पता चल गया। तीसरा, राजाओं के बीच जो आपसी एकता की कमी थी, जो आपसी वैमनस्य था, इसके बारे में जानकारी हो गई। उसके बाद भारत के जो सैनिक थे, इनके रथ लोहा के बने थे और इनका रथ जो था बहुत ज्यादा भारी था, जिसे घोड़ा बड़ी तेजी से नहीं खींच पाता था, और सिकंदर का जो रथ था बहुत हल्का था, वह एल्युमिनियम जैसे हल्के धातुओं का बना हुआ था। तो भारतीय राजाओं को यह पता चला कि नहीं, हमें हल्के रथ बनाना पड़ेगा, क्योंकि रथ यदि हल्का होगा तो हथियार अधिक रख सकते हैं और सेना बड़ी तेजी से उसको खींच सकता है। और सिकंदर की रणकुशलता का पता चल गया। उसके बाद सिकंदर के आक्रमण का कुछ आर्थिक प्रभाव भी, इकोनॉमिकल इफेक्ट भी भारत पर पता चला। क्या पता चला? तो नए नए मार्ग का ज्ञान हुआ। भारत और यूनान के बीच व्यापार को प्रोत्साहन मिला। मुद्रा बनाने की नई शैली का, जैसे भारत में पहले मुद्रा बनता था तो प्राकृतिक चिन्हों को अंकित किया जाता था, लेकिन राजाओं महाराजाओं का चिन्ह, राजाओं का मुहर लगाने की परंपरा का विकास हुआ। सुंदर सुंदर मूर्ति निर्माण करने की परंपरा प्रारंभ हुई और यूनानी कला और भारतीय कला के मेल से एक नई कला का विकास हुआ, जिसे हेलेनिस्टिक शैली या इंडो ग्रीक शैली के नाम से जानते हैं। और इंडो ग्रीक शैली का सर्वोत्तम उदाहरण है गांधार कला शैली। इसके अलावा हमारे भाषा पर, हमारे साहित्य पर, ज्योतिष और चिकित्सा पर भी प्रभाव पड़ा। सबसे बड़ा प्रभाव कि इतिहास में तिथिकरण, जो पहले अनुमान था, तिथिकरण, डेट का फिक्स निर्धारण होना शुरू हो गया।
धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग कल मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।